सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कंपनी मर्स्क और पाकिस्तानी कंपनी के दरमियान शराकत दारी हो गई है। मैरीटाइम सेक्टर में सरमायाकारी के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। मर्स्क पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रही है। इस मनसूबे के तहत पाकिस्तान की बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा और ये सरमायाकारी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे की तरक्की और इक़्तिसादी बेहतरी में अहम किरदार भी अदा कर सकती है। और मर्स्क शिपिंग लाइन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर वेयर हाउसेस की तामीर और शिप ब्रेकिंग भी करेगी। SIFC की कामयाब सहूलतकारी के बाइस डेनमार्क की कंपनी अगले 2 सालों तक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। वजारत बहरी उमूर की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से इस MOU पर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान में तैनात डेनमार्क के सफ़ीर जैकब साहब ने भी डेनमार्क के वजीर सनत और कारोबार और मालियाती उमूर की जानिब से दस्तखत शुदा MOU पेश किया है। पाकिस्तान में कंटेनराइज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में मर्स्क के पास सबसे ज़्यादा 20% मार्केट शेयर है। मर्स्क का आलमी मार्केट में सरमाया तकरीबन 175 बिलियन डैनिश क्रोन है। माशी माहिरीन इस डील को मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में अहम किरदार करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को दरपेश मसाइल हल करने के लिए शिपिंग सेक्टर्स को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तश्कील की हिदायत जारी की थी। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स को बरामदात में इजाफे के हवाले से जहाँ दीगर मसाइल का सामना रहा है, वहीं शिपिंग कंपनीज और उनके एजेंट्स के खुद साख्ता कवानीन और गैर प्रोफेशनल रवैया भी एक्सपोर्ट बढ़ाने की राह में एक बड़ी रुकावट है। इस हवाले से एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड मसनूआत की तरसील करने वाली शिपिंग कंपनीज के नरखों का तयन करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। बैरून मुल्क से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैरून मुल्क भिजवाए जाने वाले माल का ज्यादातर इन्हिसार समंदर के रास्ते होने वाली तिजारत पर है, जिसका बुनियादी जरिया कंटेनर्स की मूवमेंट करने वाली गैर मुल्की शिपिंग कंपनीज हैं। इन शिपिंग कंपनीज के रेट्स में इतना ज्यादा फर्क है कि अगर एक कंपनी एक दिन के $20 चार्ज करती है तो दूसरी कंपनी $80 या बाज़ औक़ात एक दिन के $200 भी चार्ज करती है। इसी तरह इंपोर्टर को अपना माल बर वक्त मंगवाने के लिए फी कंटेनर तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए की इजाफी अदायगी डॉलर्स में करनी पड़ती है। एक कंटेनर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 5 से 6 लाख रुपए बनती है। अब दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनीज के पाकिस्तान के साथ शराकत दारी से मुल्क के एक्सपोर्टर्स का भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। अब ये एक इन्वेस्टमेंट है और इस तरह की मजीद कितनी इन्वेस्टमेंट्स की इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जब पाकिस्तान छोड़कर गई तो बैरून मुमालिक की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी भी कर रही हैं। तो जहां कुछ इन्वेस्टर्स का एतमाद थोड़ा सा शेक हुआ है, वहीं पर इस वक्त बड़ी कंपनीज का एतमाद है पाकिस्तान का, और मर्स्क का $2 अरब की सरमायाकारी लाना इसकी एक बड़ी मिसाल है। इस पूरे वाक़ये को कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ट्रैफिक बहुत है, कंपटीशन बहुत लो है, फिर कार्टेल्स बनती हैं, जैसे आपने जिक्र किया इकोनॉमिक्स की टर्म में सही प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती है, लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो अभी मर्स्क तो बहुत बड़ा नाम है, आई होप कि उनके आने से मजीद लोग भी इस तरफ देखेंगे। अभी तो ग्रीन शिपिंग और जो आपको क्लाइमेट रिजिलियंट शिपिंग है उसके अंदर बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में, ताकि पानी को पोल्यूट ना करें। इसमें 2-3 चीजें हमें समझने की ये है कि पहली चीज तो ये है कि अगर वो यहां आ गए हैं तो आई होप कि वो जो चार्जेस लेंगे वो डॉलर की बजाय रूपी में लें, उससे हमारे एक्सपोर्टर को फायदा खासा होगा। अगर डॉलर में ही चार्ज करेंगे तो फिर फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर रहेगा। दूसरी इसके अंदर चीज ये है कि जब एक बड़ी कंपनी आती है और मेजॉरिटी में आती है तो वो साथ अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी, इसके अलावा नॉलेज भी लाती है, नेटवर्क भी लाती है, जिससे बिजनेसेस जो हैं इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये जो बाहर की इन्वेस्टमेंट है उसका खाली पैसा आना नहीं होता, इट्स अ मच वाइडर कॉन्टेक्स्ट। और पाकिस्तान में गालिबन वो ये भी देख रहे हैं कि अब पहले एक सी पोर्ट थी, अब गवादर की पोर्ट भी फंक्शनल हो रही है, तो यहां पर बिजनेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो इसका पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अभी तक श्योर नहीं हूं कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि जो मेन हमारा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है एक्सपोर्ट के बढ़ने में, एक्सपोर्ट इस तरह बढ़ सकती है कि थोड़ी सी मामूली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट सही तब बढ़ेगी जब हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी
कंपेटिटिव ग्राउंड पे बढ़नी शुरू होगी। और उसके लिए हमें एफडीआई भी चाहिए, उसके लिए हमें डेट भी चाहिए, उसके लिए हमें एक्सपेंशन की मशीनरी भी चाहिए, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सके और बढ़ सके। और ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट जो है आजकल इतना रेवेन्यू नहीं लाती, बल्कि कल मैं सुन रहा था नोबेल लॉरिएट है माइकल स्पेंस, उनके साथ मैंने उनसे गुफ्तगू भी की बाइट के एक वीडियो कॉल में, तो उनका ये कहना था कि जो फ्यूचर है इस वक्त एक्सपोर्ट का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ना कि वो स्किल्ड लेबर बेस्ड है। तो हमें इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। और हारून साहब, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त ना सिर्फ हमारी अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो लोकल इन्वेस्टर्स के लिए, बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है, चूँकि पाकिस्तान अभी एक ऐसे फेज से गुजरा जहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था, लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था पाकिस्तान के हालात के ऊपर। अब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कितना मैटर करेगा इस वक्त लोकल इन्वेस्टर के लिए, या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में आ रही है? जी, हर इन्वेस्टर के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा क्रिटिकल है, और यहां पर एसआईएफसी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो पुश कर सकते हैं बाकी इदारों को कि काम करें। लेकिन एक एसआईएफसी का रोल इसमें यह भी होना चाहिए कि वो हुकूमत से चीजों को डेलीगेट करवाएं। बहुत सी चीजें प्राइवेट सेक्टर खुद ही कर सकता है, पोर्ट है, क्लियरेंसेस हैं, एनओसीज हैं, इवन वीजाज हैं। तो हमें जैसे बाकी ममालिक की एग्जाम्पल लेके अगर हम इसको कराची में डेलीगेट करें तो जो बड़ी हमारी शिपिंग कंपनियां और ट्रेडर्स हैं उनका बहुत भला हो जाएगा। अभी सब कुछ इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के पास सेंट्रलाइज्ड है, जो कि एक अच्छा मॉडल नहीं है। यहां एसआईएफसी को चाहिए, जहां वो स्पीड अप करवा रहे हैं वहां पर उनको चाहिए कि डेलीगेशन और डीरेगुलेशन के ऊपर काम शुरू करें। सही। और फिर ज़ाहिर है कि ये अभी एक कंपनी आई है, इसको देखकर जब और दूसरे सेक्टर्स में हमने कुछ अर्से पहले सुना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कोई 2 बड़ी चाइनीज़ कंपनी एसआईएफसी के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही हैं, तो वो सेक्टर हमारे जो कि इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का शिकार हुए, जब टैरिफ्स बढ़े उनके लिए मुश्किल हुआ काम जारी रखना, उन सेक्टर्स को इस वक्त कितनी ऐसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में? जी देखिए, पाकिस्तान का फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो इकोनॉमिक बेस है उसमें एक्सपेंशन नहीं हुई है, वो वहां रुका हुआ है। उसका मॉडल तब्दील, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हुई है, मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुई है। हमारे कंपेटिटर हमसे आगे निकल गए हैं। अब अगर आपने एक्सपेंशन करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, उसका बेस्ट तरीका जॉइंट वेंचर्स है ऐसे ममालिक के साथ जिनको हमसे ज्यादा बेहतर तजर्बा है, जिनके पास पैसा भी है, मार्केट एक्सेस भी दे सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर्स का टाइम है। ये काम हुकूमत का नहीं है जॉइंट वेंचर कराना, ये प्राइवेट सेक्टर खुद से करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स। ये एक खुशाइंद बात है कि अब कंपनियां जॉइंट वेंचर्स की तरफ जा रही हैं रादर देन कि आके खुद अपना कारोबार यहां करें, खासतौर पे चाइनीज कंपनीज। तो फ्यूचर में ये देख रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बेतहाशा स्कोप है जॉइंट वेंचर्स का। हमारा कुछ ऑब्सेशन है प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से। दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग इस वक्त सॉफ्टवेयर साइड ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी है, नॉलेज इकोनॉमी है, वहां से आ रही है। और हमारे पास उसका बेसिक रॉ मटेरियल है। मेरा ख्याल है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है ताकि हमें जल्दी रेवेन्यूज आना शुरू करें। अगर हमने इसके करंट अकाउंट के जो क्रॉनिक डेफिसिट को तोड़ना है तो हमें 15% एक्सपोर्ट हर साल बढ़ानी है। मुझे रेमिटेंसेस के ऊपर प्रेशर दिख रहा है फ्यूचर में, क्योंकि बहुत सी दुनिया के अंदर अब जो लेबर के जॉब्स थे वो टेक्नोलॉजी लेती जा रही है। तो हमें एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म सोच के इसके ऊपर कुछ पॉलिसी पोजीशन लेनी पड़ेगी। और हारून साहब, हमने अपने जो एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स हैं वो तो सेट कर लिए हैं। प्राइम मिनिस्टर 60 बिलियन और बिजनेस कम्युनिटी तो एक बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके 100 बिलियन के भी ख्वाब देख रही है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हम रिलाई कर रहे हैं आईटी सेक्टर पर। लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई 3-3.5 अरब डॉलर के इर्द गिर्द अभी हम फंसे हुए हैं उसकी एक्सपोर्ट में। उसको अगर हमने एक्सपेंड करना है, उसको अगर डबल डिजिट में लेकर जाना है, बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। वो तेज़ी तो हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है। जी, इसको लैगिंग माइंडसेट कहते हैं। दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, हमारा माइंडसेट लैग कर रहा है और ओल्ड स्कूल में ब्लॉक्ड है। हम अभी भी पेटनेज को देखते हैं। अभी भी हमारा ख्याल है कि हुकूमत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें थोड़ा सा हाथ खींच के इन सेक्टर्स को डीरेगुलेट करना है, सिर्फ उनको स्पेस देनी है कि आप वो काम कीजिए।
जहां तक मैं, और हमारा एनर्जी के बिल के ऊपर बड़ा फर्क आएगा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट से, क्योंकि जितनी एनर्जी कंजम्पशन इंडस्ट्री है, अगर टेक्नोलॉजी वाले करते हैं तो उतनी ही एक्सपोर्ट वो 10 लैपटॉप्स पे कर सकते हैं। तो हमें इसको एक, जो मैं कह रहा हूं, ये ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन है, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की चेंज की ट्रांजिशन है। अब ये कैसे होगी? ये दुनिया में इस तरह नहीं होती कि हमारे विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो कोट पैंट टाई झंडा लगा के अफसरान आए और उनको आइडियाज आने शुरू हो जाए। हमें नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमें बेस्ट माइंड्स को बाहर से जिन्होंने ये काम किया है उनको मुंह मांगी कीमत पे लाना पड़ता है, ना कि उनको वॉलंटियर किया जाए। वो जो मुंह मांगी कीमत होती है वो बहुत कम होती है जो वो रिजल्ट्स देती है ना। अगर हम ऐसी स्पेस क्रिएट कर पाए जिसमें लोग आके हमें अच्छे मॉडल्स बना के दें, अच्छी पॉलिसीज में एडवाइज करें, मैं ये नहीं कहता पॉलिसीज बनाएं, लोकल अच्छे माइंड्स में इन्वेस्ट करें। ये जो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे रिलाय करना, वो एक लैगिंग माइंडसेट को तोड़ नहीं पाएगा। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नारून साहब के, ये अगर ये इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है और टेक्नोलॉजी को टेक ओवर करना है, तो उससे जो हमारी वर्किंग क्लास है, क्या उनके भी फिर जॉबलेस होने के खतरात बढ़ जाएंगे? जहां 10 लैपटॉप्स आ जाएंगे तो वहां 10, 20 या 30 लोगों की भी फिर हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी देखें, जो अनस्किल्ड लेबर है, मैंने जैसे अर्ज किया कि अब उसका कंपैरेटिव एडवांटेज कम होता जा रहा है। दुनिया में बहुत ज्यादा काम, अगर आप इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को खोल के देखें, वो फ्यूचर ऑफ जॉब्स पे हो रहा है कि अब जॉब्स किस तरफ जा रहे हैं। जॉब्स इस तरफ जा रहे हैं कि आप जनरलाइज्ड आईटी की स्किल्स जिसके पास हैं, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मल्टीपल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, उस तरफ लोग जा रहे हैं। और जो इंटेलिजेंस का और थिंकिंग का काम है वो एआई को शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान में ये आते आते 10 साल लगेंगे, लेकिन आज अगर हम अपना स्किल डेवलपमेंट का मॉडल बदलना शुरू करेंगे तो ये लोग वहां खपेंगे। दूसरा, हमारी जो यंग आबादी का हमें फायदा ये है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वहां ह्यूमन बीइंग्स की डिमांड नहीं कम होगी। हमें उनको ट्रेन करके यहां पर भी और उनको बाहर जाने के लिए एक फैसिलिटेशन करने की जरूरत है, ताकि वो क्वालिफाइड अच्छे लोग कमा सकें और हमें ज़र मुबादला भेज सकें। ये 2 एरियाज हैं फ्यूचर ऑफ जॉब्स। मुझे डर ये लगता है कि हुकूमत इतनी ज्यादा ऑब्सेस हो जाती है सिर्फ IMF के पैसों पे कि वो फिर इन चीजों को तरजीह में लाना उनके लिए पॉलिटिकली जरा मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाकारी। हमारे आपने सुनी। एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ जल्द से जुलूस और एहतजाज का सिलसिला एक अरसे से जारी है, और जो सियासी मफादात के लिए हो तो सकते हैं, लेकिन ये मुल्की मफाद में इस वक्त बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आ रहा। ये एक ऐसा वक्त है कि जब पाकिस्तान की मईशत अपनी बेहतरी की जानिब आहिस्ता गामजन है। माशी आशारिये बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं। मुल्क इस वक्त किसी बदनज़मी का मुतामिल नहीं हो सकता। यहाँ ये सवाल PTI क़यादत से पूछा जाना चाहिए कि क्या बानी PTI और उनकी रियासत के रेट को चैलेंज करने की ये जहनीत, क्या ये मुल्की मफाद में है? क्या उनको ये गवारा नहीं है कि मुल्क इस वक्त तरक्की की राह पर चल रहा है तो वो चलता रहे? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और इस वक्त मुल्की मफाद के बिल्कुल बरक्स उनके इक़दामात हमें दिखाई दे रहे हैं। KPK के सरकारी वसाइल को मौजूदा हुकूमत और इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क तरक्की का सफ़र एक बार फिर शुरू कर चुका है। अगर हम इस अपने चारों जानिब निगाह दौड़ाएँ तो माशी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अफरात ज़र जो मई 2023 में 38% तक चला गया था, आज ये सिंगल डिजिट में आ चुका है, यानी ये कम होकर अब 6.9% पर आ गई है। जून 2023 में जो डॉलर 333 रुपये तक पहुँच चुका था, आज GDP में जो नमू में रिकवरी है उससे करेंसी एक्सचेंज और रुपया मुस्तहकम हो गया है, और आज डॉलर 277 रुपये तक आ चुका है। IMF की जानिब से $7 अरब मालियत का प्रोग्राम मंजूर किया गया। बेहतरीन माशी इक़दाम के बाइस पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली स्टॉक एक्सचेंज बनकर उभरी है। स्टॉक मार्केट इस वक्त जो सर फहरिस्त 86 कंपनीज़ हैं, उन्होंने 1.7 ट्रिलियन रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। जून 2023 में
KSE 100 इंडेक्स 69,414 पॉइंट्स पर था। आज ये इंडेक्स 82,463 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। वफाकी हुकूमत तिजारती और करंट अकाउंट खसारे को भी बड़ी हद तक कम करने में कामयाब हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेहतर माशी आशारियों के बाइस मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CC2 से CC3 कर दी है। पेट्रोल की कीमत हर 15 रोज़ के बाद हम देख रहे हैं कि चाहे थोड़ी सही लेकिन कम हो रही है। इसी तरह सबसे आम इस्तेमाल और ज़रूरी चीज़ आटे की कीमत, जिसे कुछ अरसे कबल पर लग चुके थे और गरीब आदमी के लिए भी अब थोड़ा सा काबिल ख़रीद में नज़र आता है। सबसे संजीदा और तशवीशनाक अमर यह है कि एक ऐसे वक्त में जब मलेशियन वज़ीर आज़म अपने पहले दौरे पाकिस्तान पर मौजूद हैं, PTI के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कारकुनान का लश्कर लेकर कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, तो कभी पिंडी में हमला आवर होते हैं और साथ ही धमकियां भी दी जाती हैं कि अगर एक गोली चलेगी तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। इसी बयानिए को PTI का सोशल मीडिया विंग भी वायरल कर रहा है। यानी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस वक्त मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम का माहौल बनाया जा रहा है, जो कि मईशत के लिए किसी तौर सही नहीं है। लोगों का रियासत के खिलाफ लोगों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले हमने साने 9 मई देखा और उसके नताइज सबके सामने है कि किस तरह मासूम लोगों को वरगला कर उनके रियासत के सामने उनको खड़ा किया गया और बाद में PTI की क़यादत ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान किया। इस तरह के ऐलानात और धमकियां में इस खिताबात से तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और अहम शख्सियात को तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा हैं, वहाँ कोई भी गैर मुल्की दौरा और सरमायाकारी नहीं की जा सकती। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली शंघाई ताउन तंजीम बड़ी अहमियत की हामिल है। शंघाई ताउन तंजीम एक बड़ा बैनुल अक़वामी फोरम है जिसमें पाकिस्तान समेत दोस्त मुल्क चीन, रशिया, भारत, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक शामिल हैं। और इस फोरम की खित्ते में अपनी एक अहमियत है, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसकी बैनुल अक़वामी सतह की अहमियत है और पाकिस्तान इस वक्त बड़े ममालिक के सरबराहान की मेज़बानी के लिए भी तैयार है। तो इस मौके पर जो कुछ अपोजिशन की एक बड़ी जमात की जानिब से किया जा रहा है, एहतजाज की कॉल देना, KPK के सरकारी वसाइल के साथ धरना देने की धमकियाँ, ये किसी सूरत में भी मुल्की मफाद में नज़र नहीं आती हैं। और अब इस पर क्या सूरत हाल बन सकती है और किस तरह से होश के नाखून लेने चाहिए, इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हमने माजी में 9 मई के वाक़यात देखे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक बहुत सारे लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। अब ये दोबारा से एक फ़िज़ा बनाई जा रही है एक ऐसे मौके पर जब मलेशिया का एक आला सतह का वफ्द हमारे यहाँ मौजूद है, शंघाई कॉन्फ्रेंस सर पर है, इकनॉमिक आशारिये बेहतर हो रहे हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमारे मुल्क के? आई थिंक एक तो जो इनकी टूल किट है PTI की, इन्होंने पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको याद होगा 2014 में प्रेसिडेंट शी का दौरा था जो मंसूख फिर करना पड़ा। बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि उसको फॉलोअप में फिर वो भारत और श्रीलंका गए थे और पाकिस्तान की बड़ी सुक्की हुई थी और इट टुक 1 ईयर कि दोबारा हम अपने दोस्त के साथ जो है उसकी नाराजगी को कम करें। तो ये मतलब दिस इज आई थिंक बीन देयर टूल किट। अभी अगर आप एनवायरनमेंट देखें तो जिस आपने मेंशन किया, इसमें मैं ऐड करूंगा जो प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के, वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और बड़े अरसे बाद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत हैवी डेलीगेशन लेके आए जिसमें बेशुमार जो है ट्रेड की बात है, इसमें उसके अलावा म्यूचुअल कोऑपरेशन है और बेशुमार चीज़ें जिसमें पाकिस्तान मलेशिया ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने की बात है। और वो 4 तारीख तक इधर ही हैं और 4 को खुदा न खास्ता अगर आप डिसरप्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है कि कोई डिग्नेटरी आया हुआ है, पाकिस्तान का मेहमान है और बेसिकली पाकिस्तान का एक भयानक चेहरा दिखाना चाहते हैं। फिर आ जाते हैं SCO जो आपने जिक्र किया, बेसिकली ये इस वक्त पाकिस्तान हेड कर रहे ऑफ जो गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह 2025-26 में फिर काउंसिल ऑफ जो उनकी होगी हेड्स ऑफ स्टेट, वो भी पाकिस्तान हेड करेगा। इसमें लोगों ने बड़ा उठाया जी कि ये शायद प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ही अटेंड करते हैं बिकॉज हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की कॉन्फ्रेंस है। तो ये भी आई थिंक गलत बयान है। अभी इसके लिए आपको पता है कि इतना हाई लेवल पे अगर लोग आ रहे हैं, रशिया से हैं, चाइना, सेंट्रल एशियन हैं, ईरान है, हो सकता है भारत से भी उनके कुछ सीनियर लोग आए। तो क्या आपको मतलब एहसास नहीं है पार्टी को कि उससे 10-15 दिन पहले पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो प्लेस होता है इस्लामाबाद पिंडी में, ट्विन सिटीज में, ऑलरेडी आपको थ्रेट है टेररिज्म की और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो या इस तरीके का हिंट भी हो। और ये आप जो है एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट शुरू करना चाहते हैं तो फिर आप ये भी देख लें कि SCO को, लेट्स से SCO के अगेंस्ट कौन सी पावर्स हो सकती हैं। आई लीव इट टू द जजमेंट ऑफ ऑडियंस कि जो लेट्स से साउथ साउथ कोऑपरेशन है या चाइना रशिया लेड कोई ग्रुप है, उसके खिलाफ कौन हो सकता है। ये जबरान इलियास साहब वहां से बैठ के बड़के मारते हैं, पॉलिसी चला रहे हैं, मेरे ख्याल इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम इस चीज का एहसास कर लें। फिर आ जाते हैं जो रीजन में इस वक्त हो रहा है, आपको पता है कि खिता पूरा जो वर्ल्ड वॉर 3 के नजदीक पहुंच चुका है। हमारा ब्रदर मुल्क जो है उसकी ईरान की
सीरियस टसल है, मिसाइल एक्सचेंज हो चुका है और लोग जो है इस वक्त मेनली फोकस्ड हैं कि अपने मफादात को कैसे बचाना है। आपने अपना ट्रेड कॉमर्स, हो सकता है आपकी एविएशन फ्लाइट्स बंद हो जाए, शिपिंग बंद हो जाए, तो लोग क्राइसिस मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हैं। एंड आई एम श्योर इसमें ईरान को भी हमारी ज़रूरत है, इसी तरह ईरान को शायद SCO मेंबर्स की भी ज़रूरत पड़े, बिकॉज रीजन की बात है, मिडिल ईस्ट का अपना इंटरेस्ट है। लेकिन लुक एट इस पार्टी का, मैं हैरान होता हूँ कि इस वक्त ये जो टाइम चूज किया गया है अक्टूबर में, क्या ये खुदा न खास्ता पाकिस्तान को अंडरमाइन करने की कोशिश है? या तो ये भारत की एफर्ट हो सकती है या ख्वाहिश हो सकती है कि जी ऐसा कोई इवेंट हो जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, या फिर ये PTI का ही कर रही है। मेरे ख्याल में तो ये उन्हीं का एजेंडा चला रहे हैं। और ब्रिगेडियर साहब, ये ज़ाहिर है जो इस वक्त दुनिया में एक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही है, पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक सेफ मुल्क नहीं है, ये तो अब ये बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हमने अभी प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी पिछले हिस्से में जिक्र किया था कि सिर्फ शिपिंग के शोबे में अभी हमने $2 अरब की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट मर्सिक कंपनी की देखी है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में SIFC के थ्रू चाइना बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, उसके बाद हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा हो सकता है। तो बैरूनी दुनिया का अभी भी हमारे ऊपर एतमाद बरकरार है, बल्कि शायद पहले से ज़्यादा हो गया जब से SIFC की फॉर्मेशन हुई है। जी बिल्कुल, इसमें अगर आप देखें रशिया का ऐड कर लें, अभी जो बार्टर ट्रेड पे मुआहदा हुआ, मेरे ख्याल कल हुआ है, और उसमें इंशाल्लाह बिलियंस ऑफ डॉलर का आपस में होगा ट्रेड जो है। इसमें आपकी फूड एक्सपोर्ट्स हैं, रशिया से आप वुड लेंगे, मशीनरी लेंगे, और फिर जो है जो ऑफशोर डिस्कवरी है ऑयल एंड गैस की, जो कह रहे हैं 4th लार्जेस्ट दुनिया में, शायद एशिया का सबसे बड़ा जखीरा है, तो उसकी डेवलपमेंट अगले 2-3 साल में आपने करनी है। इंशाल्लाह रिकॉर्ड एक प्रोड्यूस करेगा 2027 में प्रोडक्शन जो है, तो गोल्ड रिजर्व्स आपके बाहर आना शुरू हो जाएंगे। फिर जिस आपने मेंशन किया कि मर्क्स कंपनी के साथ है, उसके बाद चाइनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इस तरह बांग्लादेश इस वक्त जो है चाहता है, क्योंकि भारत में बहुत डिपेंडेंस थी, कि वो कोऑपरेट के मलेशियंस क्यों आए हुए हैं यहाँ पे। और फिर SCO में भी अगर आप देखें तो जो इकोनॉमिक आई थिंक कोऑपरेशन, वो एजेंडा का सबसे आई थिंक इनका जो ऊपर वाला आइटम होता है। काउंटर टेररिज्म भी है, लेकिन आई थिंक इकोनॉमिक्स इज वन वेरी इंपॉर्टेंट, और जियोग्राफिकल कनेक्टिविटी की बात होती है, बिकॉज सारे कनेक्टेड हैं। तो ऑल टोल्ड पाकिस्तान तो भी एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे है। इवन अगर आप GDP को देखें, जो ग्रोथ है, और जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एक्चुअली शायद जो है आपकी GDP $700 बिलियन की, तो बात वो है ना कि टैक्सेशन और अंडर इनवॉइसिंग और आप कह लें अंडर रिपोर्टिंग आप करते हैं या अंडर फाइलिंग करते हैं, तो अदरवाइज तो इतनी जान है डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस कि आपकी ऑलमोस्ट डबल देन व्हाट इज जो नजर आती है। तो इन हालात में मेरे ख्याल कोशिश करना ठीक है। मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट अपनी जगह है, लेकिन आप टाइम को जरूर देखें। यू कैन ऑलवेज बेंड इट। और ऐसी कौन सी आफत आ गई है जी कि ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं पूरा सिस्टम जो है? मेरे ख्याल में ये दिस इज अगेंस्ट लेट्स से डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और इस पे आई थिंक नाउ इनफ इज इनफ। कोई हार्ड डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान अपने जो लेट्स से डिप्लोमेटिक मफादात हैं या इकोनॉमिक मफादात हैं, जो चाहे गवर्नमेंट के हैं या स्टेट के हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मेरे ख्याल इस पे भी डालना चाहिए। सब ये अगला सवाल मेरा इसी से मुतालिक था कि ये अगर अब एक पॉलिटिकल अनरेस्ट को ख़त्म करना है, चूँकि अब ये बहुत लंबा अरसा हो गया है और इससे जाहिर है कि किसी ना किसी हद तक हमारी इकनॉमिक्स भी मुतासर हो रही है मुल्क की, तो अब इसको करना किस तरह से है? ये हुकूमत आए और इनिशिएट करे, या कोई दरमियान में कोई तीसरा फरीक आए और वो बैठकर हुकूमत और अपोजिशन का पैचअप कराए? इसका तरीक़ाकार क्या होगा? ये पॉलिटिकल आई थिंक ऑफर्स दी गई हैं, इसमें आई थिंक कोई बातचीत भी चल रही है और वही इसका हल है। बाकी जो है एज फार एज स्टेट पाकिस्तान और इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे अंडरस्टैंड कि हमारा जो है इंटरेस्ट किस चीज में। तो अगर कोई भी आई थिंक इंडिविजुअल हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एंटिटी है, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल, वो इम्पेंज करती है नेशनल इंटरेस्ट में, क्रिटिकल इंटरेस्ट में, तो मेरे ख्याल में उसकी माफी है ही नहीं है। इसमें जो भी लीगल मेजर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं वो लेने पड़ेंगे, और एक दफा जरूरत है कि इनको समझा कर उसके बाद आई थिंक जो लॉ का तरीका है आने हाथों के साथ आप निपटें, बिकॉज ये डिसरप्शन हम इंशाल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट आई एम श्योर पाकिस्तान जो है इट हैज टू मूव फॉरवर्ड। बाकी ठीक है। और ऐसी सूरत में साहब हुकूमत की अपनी क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका क्या किरदार है? वो किस तरह से इन मामलात को इस वक्त डील करे? जी, एक तो जो आपने मेक श्योर करना है कि जो सिक्योरिटी है मेहमानों की 100% फूल प्रूफ सिक्योरिटी, उस पर आपने देखा अभी मतलब आज कल हुई थी कॉन्फ्रेंस भी, जिसमें उसमें लेट्स से मीटिंग में जो वजीर दाखिला ने चेयर की, और तमाम उसमें थे, चाहे आर्मी थी, इसी तरह पुलिस है, इंटेलिजेंस है, प्लस फ्रंटियर कोर है, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा आई वुड से कि सिक्योरिटी नेटवर्क आपने एक बिछाना होता है, तो उसको इंश्योर करना है। और बाकी में भी पॉलिटिकल लेवल पे उनको एंगेज करके समझाए। मेरे ख्याल में देयर आर सेन पर्संस आल्सो, हर कोई वो बढ़के मारने वाला नहीं है, कि आप उनको कम्युनिकेट कर दें, स्टेट्स को कम्युनिकेट कीजिए ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। दे शुड पेंड इट। मतलब ये है कि
15-16 के बाद कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेहमान इधर है पाकिस्तान जो है इसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरी सूरत हाल का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर नदीमुल हक साहब पाइट के VC हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात भी हैं, VC हैं पाइट के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अपने मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स हमें कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी कम हो गई है, IMF का लोन भी हमें मिल गया है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की हम सिचुएशन देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कभी किसी जलसे का ऐलान, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ मलेशिया का एक आला क़यादत का वफ़द भी हमारे मुल्क में मौजूद है। आने वाले दिनों में शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होनी है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आने हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बगैर किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट के हो जाएँ, कितना इंपॉर्टेंट होता है इकनॉमी की ग्रोथ के लिए? ये मेरा ख्याल जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडिकेटर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बट ठीक हुए नहीं हैं, और बाकी मुल्कों से अभी हम बहुत पीछे और बहुत दूर हैं। एक इंडिकेटर जो आप लोग जरूर देखें वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी चलती जब इन्वेस्टमेंट हो, बिल्डिंगें बन रही हों, कारखाने लग रहे हों, दुकानें चल रही हों, दुकानें बन रही हों, ये काम होता है बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट का। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट इस वक्त तकरीबन 7 से 8% GDP की है, 7 से 8%। अगर पूरी पब्लिक भी मिला लें तो हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 12 से 13% ऑफ GDP, जो ना होने के बराबर है। इंडिया की 40% है, चीन की 40% है, क्या कहते हैं बांग्लादेश की 30-35% है। देखिए हमें इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ानी है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़नी चाहिए। वो नहीं बढ़ रही तो ये बहुत बड़ी बात है जो हुकूमत को सोचना चाहिए। और ये जो है कि फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर कभी नहीं करेगा जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं करेगा। और इन एनी केस लोकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो चीन इंडिया वगैरह में भी 1-2% है, बड़ी ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। नंबर 2, 3 चीज़ याद रखनी चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो वो आती है पैसे ले जाने के लिए। हम पैसे मांगने में तो आगे आगे हो जाते हैं, जब वापस करने होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो जाएगी भी, और दुगना तिगना लेके जाएगी, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। सही। और फिर ज़ाहिर है कि मौका और महल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसे वक्त में जब आपके किसी दोस्त मुल्क के का सरबराही वफ्द वहाँ पर आया हुआ हो, जब आपका मुल्क इस वक्त तैयार हो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए, तो उस वक्त तो शायद वैसे ही थोड़े से अपने अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं भी तो वो आगे के लिए रख देने चाहिए। अच्छा, लोकल इन्वेस्टमेंट को आपने जो बढ़ाने की बात की है नदीम साहब, ज़रा इस पर अगर थोड़ी सी और रोशनी डालें, थोड़ा डिटेल बताएं, थोड़ी तजावीज़ अगर आपके पास हुकूमत के लिए हो, किस तरह से बढ़ाएं? अभी प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए क्या ये बढ़ सकती है? जिस तरह PIA में हमने देखा 6 खरीदार सामने आ गए, स्टील मिल में 4-5 और आ जाएंगे, दीगर इदारों को खरीदने के लिए और लोकल इन्वेस्टर्स मैदान में आएंगे, या कोई और भी तरीके हैं लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के? देखिए हम कोई मेरा ख्याल 1990 से लेके अब तक को 50-60 इदारे बेच चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इदारे जो हम बेच रहे हैं, PIA इज बैंकक्रप्ट, स्टील मिल इज बैंकक्रप्ट इदारे बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? आप कुछ भी नहीं बेच रहे, जमीन बेच रहे हैं या एक लाइसेंस बेच रहे हैं। बाकी बात ये है जी, खुदा के वास्ते डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हम लिख के बैठ चुके हैं। ये जो बाबूक्रेसी है ना, इसको खत्म करें। इंडिया ने 1991 में परमिशन का निज़ाम खत्म कर दिया था। हमारा आज तक परमिशन का निज़ाम इतना बड़ा है, हमने हिसाब लगाया है कि आपका जो फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो हुकूमत बैठी हुई, जैसे वीट खरीदती है, शुगर में जाती है, कंस्ट्रक्शन करती है, हर चीज़ में गवर्नमेंट घुसी हुई है। और फिर प्राइसेस फिक्स करते हैं। ये प्राइसेस फिक्स करना मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये सोवियत यूनियन ने ट्राई किया था, फेल कर गया। चीन ने ट्राई किया था, फेल कर गया। बरतानिया ने एक दफ़ा ट्राई किया था, फेल कर गया। प्राइस DC बना नहीं सकता। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है कि आज तक DC साहब प्राइस फिक्स करने की कोशिश करें। ये मेरा ख्याल हमारे हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए, माजी की बात है, इसको छोड़ दें। नंबर 2 ये जो है कि बाबूक्रेसी जो कहती है मैं लाइसेंस दूंगी, मैं NOC दूंगी। कितने NOC यार, हजारों NOCs हैं यहाँ। अब NOC के बगैर के साथ कैसे काम चलता है? फिर आप हर चीज में अपना पैर घुसाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा इस्लामाबाद में 140 रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। वो 140 रेगुलेटरी एजेंसीज क्या करती हैं? वो बीच में से खिसकाती हैं ट्रांजैक्शन में से पैसे। परमिशनों का निज़ाम ऐसा है कि हमने हिसाब लगाया है रिसर्च में कि जी इस वक्त को 50 एक्टिविटीज़ का जो कॉस्ट आ रहा है, सिर्फ 50 एक्टिविटी, बाकी बहुत सारी और एक्टिविटीज़ है, उसका कॉस्ट 70-80% GDP आ रहा है। तो अगर आपने सारा वक्त लोगों की टांगें खींच कर रखने, उनको कहना भागो ना,
दुनिया में आजकल भागना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट होनी पड़ती है। आप देखें ना कैसे गूगल और ये जो एप्पल, टेस्ला वेस्ला बढ़ रहे हैं। इंडिया की जो कंपनीज हैं वो माशाल्लाह 360 बिलियन पे टाटा पहुंच गई है। अंबानी वाले जो है वो 260 पे पहुंच गए। हमारी कंपनी 1 बिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन पे बैठी हुई है। मिलियन बिलियन नहीं। पहले अपने यहाँ निज़ाम बनाए, निज़ाम हम बनाना नहीं चाहते। हम चाहते लोग आए इसी निज़ाम में काम करें। इस निज़ाम में काम हो नहीं सकता। अब खुदारा हम जो बार बार कहते हैं निज़ाम का रिफॉर्म करते हैं, फिर बात करें। निज़ाम का रिफॉर्म हमने करना ही नहीं। हर इदारे का इंचार्ज सेक्रेटरी साहब है। हर मार्केट पंजाब जो एक्ट है उसमें हर मार्केट में डीसी साहब मार्केट के इंचार्ज है। यार ये 19th सेंचुरी का बल्कि उससे भी पहले का निज़ाम आजकल नहीं चल सकता। आप मॉडर्न निज़ाम में आए, मार्केट इकोनॉमी में आए, वो आप आना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आपको लोग पैसे दे दें। ये मुझे नहीं समझ आती इस बात। तो नदीम साहब, ये अब ज़ाहिर है कि पूरा का पूरा निज़ाम बदलना तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा और उसके लिए तो शायद ये हुकूमत अभी इंटेंशनली या मेंटली भी तैयार ना हो, लेकिन जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स करने की अभी ये कोशिश कर रहे हैं, ये टैक्स रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इदारों में ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ इदारों को देखें बंद करने की कोशिश की, वो एक कमेटी बनी, कैसर बंगाली साहब खुद मुस्ताफ़ी हो गए कि काम करना इस वक्त कितना इस सिस्टम में मुश्किल है। सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके लिए लोग भी तब्दील करने पड़ेंगे या यही लोग सिस्टम तब्दील कर सकते हैं? क्या समझते हैं? बिल्कुल बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। देखिए मैं बार बार कहता हूँ ये सोचना कि IMF आके हमारा काम करेगा, नहीं जी, मुल्क हमारा है, हमने चलाना है। 77 साल से आप IMF के पीछे पीछे भाग रहे हैं। 77 साल से आपने 24 या 25 प्रोग्राम किए, यानी कि आप कभी प्रोग्राम से बाहर निकले ही नहीं। यानी कि आप इमरजेंसी वार्ड में रहे हैं, यानी कि आप कीमोथेरेपी में रहे हैं और आप इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि कीमोथेरेपी की एक और डोज लग गई तो हम खुश हो गए। मुझे तो समझ आती खुशी किस बात की। हमें बैठ के खुदारा अपना निज़ाम ठीक करना। आप 19वीं सदी के निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। 19वीं सदी के निज़ाम के साथ 21वीं सदी में चल रहे हैं कि डीसी साहब प्राइस। आप मुझे बताएं, चले आप कहते हैं बड़े रिफॉर्म हो सकते, क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर साहब के जी डीसी प्राइस नहीं फिक्स करेगा? बिल्कुल छोड़ दें इसने। ये को बड़ा आपने बिजली की कीमत तकरीबन 100% ज्यादा बढ़ा दी, गैस की कीमत बढ़ा दी। अच्छा वो छोटा रिफॉर्म है। ये बड़ा रिफॉर्म है कि जी डीसी प्राइस नहीं फिक्स कर सकता। क्या आप ये नहीं कर सकते कि जी खुदा के वास्ते इस साल हम वीट नहीं खरीदेंगे, वीट छोड़ दे। वीट हम 50 साल से कह रहे हैं वीट खरीदना छोड़ दो, वीट प्राइस फिक्स करना छोड़ दो, वो भी नहीं आप कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि बिजली के निज़ाम में खुदारा नेट वो जो लिया है प्रीपेड मीटर्स, वो भी नहीं ला सकते। मेरा मतलब अगर हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, हुकूमत में कोई दम नहीं है, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि हम किसको इलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इलेक्ट। सही। और फिर ये एक प्लानिंग मिनिस्ट्री हमारी होती है, एहसन इकबाल साहब जिसके वज़ीर हैं, तो ये मिनिस्ट्री प्लानिंग किस चीज़ की करती है? जब ये प्लान आपके पास है, और भी ऐसे कई इकोनॉमिस्ट या इंटेलेक्चुअल्स हमारे मुल्क के हैं जिनके पास ये प्लान्स या इस तरह के ख्यालात हैं, हुकूमत में शामिल लोगों का ये ख्याल क्यों नहीं है, ऐसी सोच क्यों नहीं है कि ये थोड़ी सी हमें तब्दीली की शुरुआत तो कम से कम करनी पड़ेगी, तो ही हम पॉजिटिविटी की तरफ या आगे इस्तेहकाम की तरफ बढ़ सकेंगे? देखिए प्लानिंग मिनिस्ट्री को तो 1973 में वो अपने क्या नाम थे फेमस जो हमारे मुबशर हसन साहब ने प्लानिंग मिनिस्ट्री को ख़त्म कर दिया था। प्लानिंग मिनिस्ट्री उस वक्त से मरी पड़ी है। प्लान जो थे हमारे सेकंड या थर्ड 5 ईयर के प्लान के बाद, थर्ड 5 ईयर बीच में इंटरप्ट हो गया था, उसके बाद हमारा प्लान कभी बना ही नहीं। और जो बनता है, एहसन इकबाल साहब 5 ईयर बना रहे हैं, ठीक है बनाए बिल्कुल, जो बनता है वो कोई नहीं फॉलो करता ना पड़ता है। पुराने ज़माने का जो प्लानिंग का मेथड था, प्लान बन गया फिर सब कुछ उसके मतहत चलता था, पर ये कोई पढ़ता नहीं, कोई बात नहीं करता। तो प्लानिंग मिनिस्ट्री तो मैंने इस पर किताब भी लिखी हुई है, वो बेचारी को यार वो डीप रिफॉर्म करे या फिर उसको ख़त्म कर दे। इंडिया में बहुत डीप रिफॉर्म किया प्लानिंग मिनिस्ट्री का मोदी साहब ने, हम क्यों नहीं कर सकते? हम नहीं करना चाहते, हमें समझ नहीं आती। तो हमें बहुत बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें, अच्छा हम अपने इकोनॉमिस्ट को कंसल्ट नहीं करना चाहते। सब यूनिवर्सिटी हम रोते फिरते हैं, यार हमसे तो बात कर लो। वो हुक्मरान कहते नहीं हमने फॉरेन कंसल्टेंट के पास जाना है। तो मुझे बताइए आपकी आज़ादी क्या है? आपकी आज़ादी सिर्फ पाक सरजमीन जाने की है, बाकी आप सब काम फॉरेन कंसल्टेंट कराते हैं, आपकी सारी पॉलिसी बाहर वाले आके बनाते हैं। और हमारे मिनिस्टरों को इस बात की समझ ही नहीं आती। हमारे मिनिस्टर अपने लोगों को गालियाँ देते हैं कि तुम क्या काम कर, तुम उनको फॉरेन कंसल्टेंट को सिर पे बिठाते हैं, उनको सरकारी गाड़ियाँ लेके आती हैं, उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाते हैं, उनको सब कुछ। और उनके जो बनाए हुए मसवदे होते हैं वो पार्लियामेंट जाके लॉ भी पास कराते हैं। मैं आपको इतनी लॉ बता सकता हूँ जो उन्होंने लिखी। तो हमें तो समझ ही नहीं आती। सिक्योरिटी भी हमारी क्या है जब फॉरेन कंसल्टेंट सारा काम कर रहे हैं। बिजली का निज़ाम किसने तोड़वाया? वर्ल्ड बैंक ने तोड़वाया, ठीक है जी। BISP किसने बनवाई? वर्ल्ड बैंक ने बनवाई।
टैक्स का निज़ाम कौन बना रहा है? IMF बना रहा है। आपके जो सारे ये क्या कहते हैं डेवलपमेंट मैन्यूअल, ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट वगैरह वर्ल्ड बैंक ने बनाई। फिर डिफिट कुछ FCDO बना रहा है। ये हम रोते रहते हैं कि ये काम हो रहा है। अपनी यूनिवर्सिटीज को आपने सिर्फ ट्यूशन सेंटर्स पर रखा हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी को एक काम नहीं कहते कि तुम हमें करके दे दो। अब क्या करें इस निज़ाम में? तो फिर यही है ना, दरबार लगा के बैठ जाते हैं, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता। अगर वो होता भी हो तो उसको पीछे चपरासियों के साथ बिठा देते और आप जनाब अपना। और नदीम साहब, दुनिया के जिन बड़े इदारों या उनके प्लान्स की आप बात कर रहे हैं, वो जितने भी प्लान हमारे बना रहे हैं, तश्कील दे रहे हैं, वो भी जो अपने फ़ायदे की बात है सिर्फ वही मानी जा रही है। अब IMF तो ये भी कह रहा है कि टैक्स रिफॉर्म आप ऐसे लाएं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी उस रिफॉर्म में लेकर आएँ, आप टैक्स नेट में रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेल सेक्टर को भी लेकर आएँ। अभी तक कोशिश तो जारी है हुकूमत की, अमली तौर पर तो ये नहीं कर सकें, और जो चीज़ करनी होती है वो एक साइन के, एक सिग्नेचर के थ्रू हो जाती है। नहीं जी, मैं तो इस बात पर बड़ा लिख चुका हूँ, बहुत इस पर बात कर चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि हमने टैक्स क्यों इतना बढ़ाना है। हम अपने एक्सपेंडिचर्स नहीं रोक सकते। IMF ये बहुत गलती कर रही है, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्यों नहीं रोकते? आप मुझे बताइए सरकारी गाड़ियों का निज़ाम क्या है? सरकारी गाड़ियों का निज़ाम हम ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? हम सरकारी गाड़ियाँ क्यों बार बार लेते हैं? अभी आप देख रहे हैं पंजाब हुकूमत या सिंध हुकूमत दोनों गाड़ियाँ नहीं ले रही है। क्यों ले रही है? ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए कि हमारा जो है क्या कहते हैं घरों का निज़ाम, सरकारी घरों का निज़ाम हमने लगाया, देखा उसका हिसाब लगाया हुआ है, बहुत पैसा वहाँ फंसा हुआ है। फिर इनके और बाकी मराहत हैं। फिर देखें हर ब्यूरोक्रेट जो है वो बाहर जाने की फिक्र में होता है या फॉरेन प्रोजेक्ट देने की फिक्र में होता है। ये सब बातें हैं जो करने वाली हैं। अब ये निज़ाम भी नहीं आपसे ठीक हो सकता। सिविल सर्विस रिफॉर्म पे मेरे ख्याल को 50 रिपोर्टें, आपसे वो भी नहीं हो सकता। आप इतना भी नहीं कर सकते कि जी चले इतना ही कर दें, सिविल सर्विस ट्रेनिंग अकेडमीज ही उनकी चेंज कर दें, उनका ट्रेनिंग का तरीका ही चेंज कर दें। वो जो इम्तिहान था जो लॉर्ड मैकॉले ने 1860 में बनाया था, वो अभी तक चल रहा है। और फिर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का निज़ाम अजीब किस्म का, वो अभी तक चल रहा है। तो मेरा मतलब इतनी चीजें, छोटी छोटी चीजें, चले ट्रांसफर पोस्टिंग ये खत्म कर दें, चले ये निज़ाम भी नहीं कर सकते कि तो इनके हाथों में है। चले ये प्राइम मिनिस्टर जो हर बंदे को अपॉइंट करता है ये भी खत्म कर दें। बड़ी चीजें खत्म करने वाली। मैं कहता हूँ चले यूनिवर्सिटी में चांसलर होते हैं, मजाक का चांसलर क्या होता है यूनिवर्सिटी में? ये बरतानिया ने किंग के लिए बनाया था, हमने रखा हुआ अभी तक, वो भी खत्म कर दें। अमेरिकन सिस्टम में जाए, प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी हो जो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो, वो भी नहीं हम कर सकते। तो ये कहना कि कोई रिफॉर्म नहीं हम कर सकते, मैं तो नहीं मानता। रिफॉर्म इंसान की जिंदगी का कंटिन्यूस एंटरप्राइज है। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको फिर इंसान कहलाने का हक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।